हेलो एवरीवन। एनएफओस का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं, बट आई ऑलवेज कीप सेइंग कि आईपीओ या एनएफओ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है जो किसी और तरीके से पहले अवेलेबल नहीं थी, एक कोई न्यू तरीके का प्लेयर अगर आ रहा है तो आपको पढ़ना चाहिए। बिकॉज एनएफओ आईपीओस के अलावा भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में ऐसे ही एनएफओ को लेके हम एनालिसिस करेंगे इस पूरे ब्रोशर की। उससे आप एक तो एनएफओ के बारे में कुछ सीख पाएंगे कि एनएफओ में है क्या और कैसे इसको पढ़ना है। उसके साथ साथ एक बहुत ही ब्लॉसमिंग इकोनॉमी के बारे में आप कुछ इंफॉर्मेशन जान पाएंगे जो सेमीकंडक्टर से लिंक है। और वीडियो के एंड तक आपके बहुत सारे अनआस्क्ड क्वेश्चंस के ऐसे आंसर्स मिल चुके होंगे जिनके दम पर आप बहुत बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हो आने वाले फ्यूचर में। सो प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन द वीडियो। सो टॉपिक इस वीडियो का है निप्पो फंड हाउस की तरफ से जो एनएफओ आ रहा है ताइवान इक्विटी फंड नाम से। सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे जो मेन मुद्दा है एनएफओ से लेकर। उसके बाद ये एनालिसिस जाएगी डीप डाउन ताइवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम कि वहाँ की इंडस्ट्री कैसी है, इकोनॉमी कैसी है। उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर पाओगे कि ताइवान क्या एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है एज पर आपकी जो भी रिस्क प्रोफाइल है। और अगर है तो अभी फिलहाल ये एक म्यूचुअल फंड का रास्ता है भारत में रहते हुए। अगर आपको ये रास्ता पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता है तो कीप एन आई अपॉन द कंट्री। एंड फ्यूचर में कोई रास्ते अगर और डेवलप होते हैं तो उस टाइम पर आप वेल अवेयर रहोगे कि ये इकोनॉमी कैसी है, कंट्री कैसी है और किस दिशा में इसकी इकोनॉमी जा रही है। कट टू द चेज, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एनएफओ ओपन हो रहा है नवंबर 22 2021 को। जिस डेट से आप म्यूचुअल फंड वेबसाइट्स या म्यूचुअल फंड एप्स के एनएफओ कॉलम में जाके परचेज कर सकते हैं। ये निप्पॉन इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप परचेज कर सकते हैं। ऑफर क्लोज हो रहा है दिसंबर 6 को। उसके बाद दिसंबर 17 तक ये अप्रॉक्स डेट होती है। ये फंड अवेलेबल हो जाएगा म्यूचुअल फंड वेबसाइट्स पर और एप्स पर परचेज करने के लिए। अगर आप एनएफओ के बाद में परचेज करना चाहते हो तो डिफरेंस क्या होता है कि एनएफओ के ड्यूरिंग 10 रुपए पर यूनिट के रेट से आपको मिलेगा। जब ये कंटिन्यूअस सेल खुलेगी तो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड हो सकता है ये 10 की जगह 11 हो सकता है 10 की जगह ये 9 हो। तो ये रिस्क और रिवॉर्ड का एक बैलेंस है अगर आप बाद में परचेज करना चाहते हो तो। सो कीप दैट इन माइंड बिफोर डिसाइडिंग टू परचेज एंड व्हेन टू परचेज। म्यूचुअल फंड्स दो तरीके के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि फंड मैनेजर लगातार एक्टिव है, वो डिसीजंस ले रहा है कौन सा बेचना है कौन सा खरीदना है, पूरे पोर्टफोलियो को एक एक स्टॉक को वो हैंड पिकिंग करके खुद मैनेज कर रहा है। पैसिव म्यूचुअल फंड का क्या मतलब होता है कि कोई इंडेक्स है जो ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें ऑलरेडी स्टॉक्स एक प्रॉपर रेशियो में है, आप सीधा उस इंडेक्स में पैसा डाल रहे हो, ये होता है पैसिव। तो ये फंड हमारा एक एक्टिव फंड होगा जो ग्लोबल इन्वेस्टिंग के अंडर आएगा, ताइवान की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा। एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज होता है जो म्यूचुअल फंड काटता है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। जैसे आपका शेयर का दाम होता है जिसको हम सीएमपी करेंट मार्केट प्राइस बोलते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स का एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू। तो राउंड द ईयर कंपनी ये चार्ज एक साथ नहीं लेती है, राउंड द ईयर टुकड़ों में काटती रहती है। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको पता भी नहीं चलता है आपने कितना चार्ज पे कर दिया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि चार्जेस कितने हैं। सो यहाँ पर जो अपर लिमिट है मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो की वो 2.25% है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है और इसका फर्क क्या पड़ता है वो जानने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगर आपने लाख रुपए लगाए एनएफओ में, मैंने आपको बताया कि 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको यूनिट्स मिलेंगी, 10,000 यूनिट्स मिल गई आपको। सो साल के एंड में अगर आप 12% जो एक काफी सेफ अजम्पशन होता है फॉर रिटर्न्स एज्यूम करते हो तो आपका 1,12,000 हो चुका होगा। आपने अभी तक कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया है। साल भर आप 2.25% एक्सपेंस जब देते रहोगे तो ये 1,12,000 की जगह आपको मिलेगा 1,10,940। मतलब करीब 1,100 रुपए का डिफरेंस पड़ रहा है एक साल में 1 लाख पर। ये एक रफ एस्टिमेट है फॉर यू टू नो कि क्या फर्क पड़ता है एक्सपेंस रेशियो का। तो ये माइंड में रखते हुए आप आगे इस बारे में पढ़िएगा जिससे आप बेहतर डिसीजंस ले सकें। अब ये एनएफओ की क्विक बात हो गई। अब हम एनालिसिस करेंगे ताइवान की एज अ कंट्री, एज अ इकोनॉमी। और उसके बाद एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ इस एनएफओ के बारे में, इन्वेस्ट करूंगा या नहीं।
सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। कोई भी करेंसी जो होती है वो अप्रिशिएट करती है दूसरी करेंसी के अगेंस्ट। ताइवान डॉलर, जब मैं ताइवान 2014 में गया तो एक ताइवान डॉलर, न्यू ताइवान डॉलर एनटीडी, लगभग 1 रुपए 90 पैसे के आसपास फ्लोट करता था रेट। 2021 में जब मैं वापस भारत आया तब इसका दाम लगभग 2.26 रुपए पहुंच चुका था एक एनटीडी का। तो आप अगर केवल एक ताइवान डॉलर वहां पे परचेज करते 2011 में और आप आज बेचते उसको तो लगभग आपको 5.20% का रिटर्न मिलता। मतलब जो करेंसी अप्रिशिएट करती है उसका फर्क भी पड़ता है रिटर्न्स पर, बिकॉज यहाँ पर शेयर्स किसी भी दिशा में जाए, म्यूचुअल फंड किसी भी दिशा में जाए, बट करेंसी की वैल्यू बढ़ गई तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है केवल करेंसी के टर्म्स में 5.20% के हिसाब से अप्रिशिएट करता है। पिछले 10 सालों में ये रेट रहा है। अब इस डेटा को आप थोड़ा सा नेशनलिस्ट फीलिंग से ना देखकर एक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखिएगा, बड़ा ही न्यूट्रल होके। किसी भी कंट्री को मैं अंडरमाइन या डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूं। एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है पर कैपिटा जीडीपी। इसमें क्या करते हैं कि आप जीडीपी को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। सिंस हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर हायर होगा, तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो उसकी वैल्यू कम होगी। इंडिया का 2020 के वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से पर कैपिटा जीडीपी है 1901 यूएसडी लगभग पर कैपिटा जीडीपी। ताइवान की यही पर कैपिटा जीडीपी सेम वर्ल्ड बैंक के हिसाब से है 28,371 यूएसडी। आप डिफरेंस देख रहे हैं, दैट मीन्स कितनी प्रॉस्पेरस कंट्री है एंड इकोनॉमिक लेवल्स कितने अलग हैं हमारे देश से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कंट्री का एक हाल क्या है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि वहाँ की इंडस्ट्री कैसे फंक्शन कर रही है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं इंडस्ट्री के वो कैसे टाइम और एफर्ट डेडिकेशन दे पा रहे हैं कंपनी को। तो अगर आप डिग डाउन करोगे इस डेटा में तो काफी कुछ यहाँ से निकल कर आता है विच गिव्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन अबाउट द कंट्री एज अ होल। आप अक्सर न्यूज पढ़ते होंगे कि मॉर्गन स्टैनली ने ये किया, मॉर्गन स्टैनली ने वो किया। तो मॉर्गन स्टैनली का एक इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है। इसमें वो क्या करते हैं, जो भी हमारे इमर्जिंग मार्केट्स हैं पूरे वर्ल्ड के, वहां पर वो पैसा लगाते हैं। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज एक रेस्पेक्टेड रेप्यूटेड पुराना इंडिकेटर है ये। तो ये फंड जिस तरह से सोच रहा है ताइवान के बारे में, उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि हम इस फंड के बारे में जो एनएफओ आ रहा है कि डिसाइड कैसे करें, बिकॉज मोर और लेस जो इकोनॉमिक फैक्टर हैं वो सेम रहने वाले हैं, फंड डिसीजंस अलग हो सकते हैं। सो मॉर्गन स्टैनली के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में कंट्री वेटेज को अगर आप देखोगे कि किस देश के कितने स्टॉक्स हैं, तो ताइवान का टोटल कंट्रीब्यूशन 14.71% है पूरे इंडेक्स में, जो नंबर 3 पर आता है। सबसे ज्यादा चाइना में है, फॉलोड बाय अदर कंट्रीज में सारे आते हैं, कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं है। देन ताइवान आता है, फिर साउथ कोरिया एंड इंडिया, एज यू कैन सी फ्रॉम द डेटा। ब्राजील में 4.45% है। तो इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि ताइवान में मॉर्गन स्टैनली काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है थ्रू द इंडेक्स, एंड इतने हायर कंट्रीब्यूशन से डेफिनेटली ये पॉजिटिव सिग्नल होता है इकोनॉमी की तरफ। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बड़े बड़े ग्रुप्स के थॉट प्रोसेस को समझना कि अगर ये ताइवान की इंडस्ट्री पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी समथिंग गुड अबाउट इट, राइट? सो इट हैज टू बी अ पॉजिटिव इंडिकेटर। सो सेम मॉर्गन स्टैनली को हम एक टेम्पलेट बना के, एंकर बना के पढ़ने की कोशिश करेंगे ताइवान की इकोनॉमी को। यहाँ पर मैंने कंपैरिजन प्रेजेंट किया है जो मैंने MSCI की वेबसाइट से उठाया डेटा, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर MSCI ताइवान इंडेक्स जो पिछले पाई चार्ट में था वो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स था सारे इमर्जिंग मार्केट्स का। वैसे ही MSCI का एक इंडिया इंडेक्स है, एक ताइवान इंडेक्स है। तो MSCI का ताइवान इंडेक्स कंपेयर कर रहे हैं हम ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स, जो ग्रीन वाली लाइन है, एंड पीली वाली है MSCI की इमर्जिंग मार्केट्स, जो पिछले पाई चार्ट में आपको दिखाया था। इन तीनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो MSCI का ताइवान इंडेक्स है वो मच मच बेटर परफॉर्म किया है ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स से और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है कि वहां की इकोनॉमी काफी तेज से बूम कर रही है। अराउंड जुलाई 2020 के आसपास से जो बूम आया, वहां पर बूम यहाँ पर बाकी कंपैरिजन में ज्यादा था। सो अब इस डेटा का इंपॉर्टेंस समझने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे इंडिया के इंडेक्स से।
सो लेट्स सी टू गेट अ बिगर पिक्चर ऑन इट। लेफ्ट साइड में हमारा पिछला वाला ही चार्ट है, तीनों का कंपैरिजन, और राइट साइड में हमने MSCI ताइवान को इंडिया से रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्यूमुलेटिव नेट रिटर्न्स यूएसडी में 427.39 थे ताइवान के, और इंडिया का है 288.32। दैट मीन्स इंडिया को आउट परफॉर्म किया है ताइवान के MSCI इंडेक्स ने। अगेन अ पॉजिटिव सिग्नल कि इकोनॉमी वहां की एक बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है। सो टॉप जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है MSCI ताइवान इंडेक्स में वो है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ये एक बहुत बड़ी फाउंड्री है। फाउंड्री का मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं ये। और ग्लोबली अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी फॉलो करते हो, डेटा ट्रैक करते हो, तो यू मस्ट बी अवेयर कि सेमीकंडक्टर को लेके कोविड में काफी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है, और सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ताइवान की इकोनॉमी का। ये फैक्टर आपको बहुत यूजफुल होने वाला है कमिंग वीडियो के सेगमेंट्स में, तो कीप दैट इन माइंड। आप यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स देख रहे हैं, टॉप 4 इंफोटेक फील्ड से हैं। आईटी अगेन यहाँ का टॉप परफॉर्मिंग है। चुंगवा टेलीकॉम इज लाइक रिलायंस ऑफ इंडिया, इट्स अ ह्यूज ग्रुप डाइवर्सिफाइड अक्रॉस थिंग्स। कैथे फाइनेंशियल का भी ऐसे ही हाल है। कैथे पैसिफिक अगर आप सर्च करोगे तो ये एक एयरलाइन है, उसी ग्रुप की ये विंग है फाइनेंशियल होल्डिंग की, इनका इंश्योरेंस भी है। सो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, टॉप 10 वहां के, जिससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि कौन सी बेस्ट कंपनीज है उस कंट्री की। जैसे अगर आप इंडिया के बारे में बात करोगे तो एशियन पेंट्स आता है, TCS आता है। सो उस कंट्री की टॉप कंपनीज ये हैं, जो हमारे यहाँ की टॉप कंपनी जैसे रिलायंस, एशियन पेंट्स, TCS के बराबर रैंक करती हैं अगर आप इंडेक्स या उस कंट्री के ओवरऑल लिस्टेड स्टॉक्स की बात करें तो। मार्केट कैप भी आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो। डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप एक क्लियर पिक्चर लेके चल सकते हो कि कहाँ स्टैंड करता है ताइवान एज कंपेयर टू विचएवर कंट्री यू वांट टू कंपेयर इट अगेंस्ट। जैसे इंडिया में निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, वैसे टाइएक्स एक इंडेक्स है ताइवान का। टाइएक्स और ताइपे एक्सचेंज दो मेजर इंडिसेस हैं वहां के। टाइएक्स में अगर आप वेटेज देखोगे तो 56% आईटी का है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे यहाँ आप देख रहे हो इंफोटेक का टॉप कंट्रीब्यूशन है टॉप 10 में, वही आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है, उसके बाद फॉलोड बाय फाइनेंशियल्स। मटेरियल्स इंपॉर्टेंट यहाँ पर है बिकॉज यहाँ पर इंडस्ट्रीज अलग अलग मेंशन्ड हैं, बट अगर आप इसको इंटरनली समझना चाहोगे तो मटेरियल्स बहुत बड़ा सप्लायर होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को। वो इंडस्ट्री फाइनेंशियल कंपनीज को सपोर्ट करती है इन दैट कंट्री। इस पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट ऑनलाइन वाला प्रोवाइड कराता है आईटी। तो सब कुछ लिंक्ड है कहीं ना कहीं। सो कीप दैट इन माइंड। मटेरियल्स इज लाइक रॉ मटेरियल सारे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के, तो जो वो कंपोनेंट्स होते हैं वो ताइवान के मटेरियल्स सेक्टर की कंपनीज के अंतर्गत आते हैं। पॉजिटिव क्यों है इकोनॉमी? बिकॉज इकोनॉमी अच्छी है, टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है। आपने यहाँ के प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे, जैसे एसर है, HTC है, asus है, सैंडिस्क है, ट्रांसेंड है, ये सारे ही बिलोंग करते हैं ताइवान को। डीलिंक है। तो ताइवान एक अंडर एक्सप्लोर्ड कंट्री थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट रिसेंटली ये काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इंडिया में थोड़ी सी अवेयरनेस इस कंट्री को लेकर बढ़ी है। सो दीज आर द स्ट्रेंथ विच इज अबाउट द कंट्री। उसके बाद सेमीकंडक्टर के बारे में हम जाएंगे। जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि सेमीकंडक्टर्स, अगर मैं आपको एक लेमन टर्म में समझाऊं तो आपके घर में अगर एक एलेक्सा है, आप उसको बोलते हो कि ऑन हो जाओ या ऑफ हो जाओ। आपकी गाड़ी है, आप जब चाबी घुमा रहे हो तो वो स्टार्ट हो रही है, या आपका फोन है, आप एक बटन प्रेस कर रहे हो तो वो ऑन हो रहा है। तो ये जो बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये सारा कंट्रोल होता है एक ऐसी चीज से जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये मैंने बहुत डम डाउन कर दिया, सो एक्सपर्ट्स प्लीज डोंट माइंड इट। दिस इज फॉर द पीपल जिनको कुछ भी नहीं पता सेमीकंडक्टर के बारे में। सो पूरे दुनिया में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही थी बिकॉज कोविड में कंट्रीज शट डाउन हो गई। इंडिया में चीजें ओपन हुई, कुछ चीजें काम कर रही थी, बट ताइवान, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। कोविड में उन्होंने कंप्लीटली शट डाउन कर दिया, नो इफ एंड बट्स, एंड लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे चीजों को। सो सब कुछ बंद था। बेसिकली कहने का मतलब ये है, सब कुछ बंद होने के कारण
पूरी इंडस्ट्री ठप सी पड़ गई, तो चिप शॉर्टेज हुई। चिप इज व्हाट? सेमीकंडक्टर। तो हमारा जो ये सामान, मैंने एग्जांपल्स दिए कि आप मोबाइल ऑन कर रहे हो या फिर कोई बटन प्रेस कर रहे हो तो डिवाइस एक तरीके से बिहेव कर रहा है। सो सारे डिवाइसेस का जो एक ब्रेन होता है डिसीजन मेकिंग वाला, जो सेमीकंडक्टर होता है, वो आना बंद हो गया। फर्क ज्यादा क्यों पड़ा? बिकॉज ताइवान इज अ ह्यूज कोलोसल प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। उस कारण से इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ा। तो इससे अंदाजा ये लगता है कि कितना ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है इस कंट्री की ये इंडस्ट्री टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, स्पेशली यूएस। यूएस मैंने क्यों मेंशन किया? बिकॉज वहां की जो टॉप ब्रांड एप्पल है वो काफी तरीके से लिंक्ड है ताइवान से, जिसके बारे में मैं सून बात करूंगा इस वीडियो में। अगेन मैंने सेमीकंडक्टर मेंशन किया, तो इस चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट सेमीकंडक्टर की जो ग्लोबल मार्केट है वो राइट साइड वाले चार्ट में रिप्रेजेंट की है मैंने। ईयर ऑन ईयर लगभग 2020 में 10.4% के हिसाब से बढ़ी थी, 17 में ज्यादा था, बट जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो दिस हैज टू बूम। आप किसी सेक्टर की बात करो, ईवी हो गई, डिजिटल हो गया, जो भी फील्ड हो गई, वहां पर डिवाइस के ब्रेन, हार्ट एंड सोल के लिए सेमीकंडक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब मैं जनवरी में ताइवान से निकला हूं तो माइंड मी, टीएसएमसी एक बहुत ही ह्यूज कंपनी है। इनकी कंपनी फाउंड्री की साइज बहुत ही बड़ी है, और उसके बराबर की एक और फाउंड्री ये बना रहे थे व्हेन आई लेफ्ट द कंट्री। सो दैट इटसेल्फ शोज की डिमांड है। करंट प्लांट फुलफिल नहीं कर पा रहा है डिमांड, तो दे आर एक्सपेंडिंग द प्लांट्स। ये डेटा कंपाइल किया है एट्री ने, जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ताइवान का। दिस इज लाइक CSIR ऑफ इंडिया। ये इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है हर तरीके से, और ये खुद भी R&D करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो उसने ये दर्शाया है इस चार्ट के माध्यम से कि जो टोटल इंडस्ट्री की साइज है वो क्या है, किस परसेंट से ग्रोथ हुई है इसकी। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू ग्रो एट अ मच फास्टर रेट जब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस खत्म होंगे आने वाले कुछ समय में। तो जैसे हमारे इंडिया में हम अपना खाना खुद उगाते हैं, हमने एक वो रास्ता लिया है कंट्री को ग्रो करने का। ताइवान ने क्या रास्ता लिया है कि जो खाने पीने का सामान होता है ये इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करके जो सामान आता है उसके पैसे ये कहाँ से देंगे? वो पैसे कमाने के लिए ये एक्सपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल सामान है, डिलीवरी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, 5G इक्विपमेंट्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड जो भी सामान है, लैपटॉप या टैबलेट, लर्निंग फ्रॉम होम, टीचिंग वगैरह के जो भी सामान है, HPC होता है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, इन सब में जो सामान यूज होते हैं, जैसे राउटर हो गया, हमारा फोन हो गया, रेंज एक्सटेंडर्स हो गए, तो जो भी डिवाइसेस टेक्नोलॉजिकल कनेक्शंस के लिए यूज होते हैं वो सारा ये कंट्री बनाती है। इनका मेजर इनकम सोर्स ही वो है। ये भेजती कहाँ कहाँ है? उसमें से चाइना सबसे मेजर मार्केट है, एशियन कंट्रीज हैं, यूएस है, यूरोप है, जापान है। यहाँ पर आईड लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि हमारे इंडिया में बहुत बार ये न्यूज आप देखते होंगे, चाइना अटैक कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लड़ रहे हैं। सो आई विल गिव अ इनर पिक्चर ऑफ द कंट्री हियर। यस, डिफरेंसेस हैं दोनों कंट्रीज के, बट दोनों कंट्रीज सर्वाइव साथ साथ क्यों कर रही हैं? बिकॉज इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा क्लोजली लिंक्ड है। इट इज लाइक MP एंड यूपी। लैंग्वेज सेम है, लोग सेम है, कल्चर सेम है, फेस्टिवल सेम है। तो इन दोनों कंट्रीज में जो कंपनीज हैं, अगर मैं पॉलिटिक्स हटा के केवल बिजनेस सेंस में बात करूं, आपस में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। दे डिपेंड अपॉन ईच अदर। चाइना का चीप लेबर, ताइवान की क्वालिटी इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन टुगेदर। सो आप पॉलिटिक्स को हटा के अगर देखो तो एक्सपोर्ट सेगमेंट इज वेरी सेफ एंड इट्स बाउंड टू ग्रो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस इन नियर फ्यूचर। सो उस पर्सपेक्टिव से आप सोचने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा स्केप्टिकल मत होइए कि जो आप इंडियन टीवी चैनल्स पर देखते हो कि ताइवान चाइना क्या होने वाला है। एक्चुअल में ग्राउंड में सिचुएशन उतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं है जितना हमें दिखाया जाता है। आई एम मेंशनिंग दिस बिकॉज ये पर्सपेक्टिव यूजुअली लोगों को नहीं मिलता है, एंड ये पर्सपेक्टिव जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से किसी कंट्री की स्टडी कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर मैंने आपको मेंशन किया कि हर सामान का हार्ट एंड सोल है। हाई एंड बाइसिकल्स की आप बात करो, आप उस साइकिल में जो भी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स लगा के उसको एनहांस करोगे, सब में सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन वेफर आप मान लो रॉ मटेरियल है सेमीकंडक्टर का।
इन लेमैन टर्म। फैब्रिकेशन क्या होता है कि चिप बनाना, हमारे भारत में फैब्रिकेशन की यूनिट अभी तक नहीं है। सो दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द इंडस्ट्री। बनाने की कोशिश कर रही हैं कंपनियां, शुरू हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट। फॉक्सकॉन नाम की एक कंपनी है जो भारत में आ रही है, तो इंटरेक्शन भारत और ताइवान का बढ़ रहा है, बट अभी कोई लार्ज फैब्रिकेशन यूनिट हमारे यहाँ नहीं है। अब ताइवान में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के बारे में मैंने बहुत कुछ बोला, इसके साथ साथ बहुत बड़ा सेक्टर एक सपोर्टिंग अलाइड सेक्टर है आईसी टेस्टिंग और पैकेजिंग का। यहाँ क्या होता है कि जिन कंट्रीज के पास खुद से रिसोर्सेज नहीं है सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह टेस्ट करने का, बनाने का, फाइनली पैकेजिंग करने का, वो ताइवान को अपना मटेरियल देते हैं और ताइवान अपनी टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, टेस्टेड चीजों को यूज करके उस चीज को स्टडी करता है और फिर डेटा देता है इनको वापस कि आपका सामान कैसा है। सो एक आप प्रॉक्सी भी मान सकते हो कि सेमीकंडक्टर तो बना ही रहा है ये, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की प्रॉक्सी भी है इस कंट्री की इकोनॉमी। तो यहाँ पर आप कैटेगरीज देख सकते हो, वर्ल्ड वाइड नंबर 1 किस किस चीजों में है, नंबर 2 किस किस चीजों में है। आपकी निगाह जरूर जाएगी हाई एंड बाइसिकल्स पर, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर, विच इज अ ब्लॉसमिंग, बूमिंग, ऑलवेज इन न्यूज काइंड ऑफ सेक्टर। यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू आपको आइडिया मिलेगा कि ये ईडीए कोर आईपी कहाँ से ले रहे हैं, इक्विपमेंट एंड टूल कहाँ से ले रहे हैं, मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं, और बैक एंड असेंबली फिर ये खुद कर रहे हैं। तो बेसिकली काफी क्लोजली निट एक कम्युनिटी है इस इंडस्ट्री की। सारी कंट्रीज आपस में लिंक्ड हैं एंड दीज कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आवर डिवाइसेस जहां जहां सेमीकंडक्टर यूज होता है। मैंने कुछ मिनट पहले ही मेंशन किया कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही बड़ा बिजनेस है ताइवान का, एंड इसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। हियर कम द डेटा टू सपोर्ट इट एंड स्ट्रेंथन द फैक्ट, मैंने जो भी कहा वो टोटल दुनिया के जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो ताइवान में बन रहे सेमीकंडक्टर का मार्केट शेयर है 52%, इट्स मोर देन हाफ। चाइना का 17 है विच इज नंबर 2। आप नंबर 1 नंबर 2 के बीच का गैप देखिए, साउथ कोरिया का 12 है। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज हाउ ह्यूज द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज इन ताइवान। और अगर आप वर्ल्ड की टॉप 10 फाउंड्रीज की बात करो जो सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं, लेफ्ट साइड में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से मतलब ये बाहर के लोगों के लिए बनाते हैं, बाहर की कंट्रीज आउटसोर्स करती हैं ताइवानीज कंपनीज को सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। वो लेफ्ट साइड वाला पाई चार्ट है। राइट साइड में हम ग्लोबल टॉप 10 फाउंड्रीज का डेटा देखेंगे, मार्केट शेयर कितना है। टीएसएमसी द बिगेस्ट कंपनी एंड द वन जो मैंने मेंशन की, जिनकी एक यूनिट थी, दूसरी ये बना रहे हैं, उनका ग्लोबल मार्केट शेयर फाउंड्रीज में 53% का, अगेन मोर देन हाफ। सेकंड है सैमसंग, ये भी 17 के आसपास है। तो आप डिफरेंस देखो नंबर 1 नंबर 2 में। यूएमसी भी ताइवान में है, ये है यूएमसी भी ताइवान की कंपनी है। तो दैट मींस ओवरऑल इंडस्ट्री अगर आप देखो और मार्केट लीडर देखो तो ह्यूज। तो नंबर्स आर नॉट एक्चुअली डूइंग जस्टिस टू द फैक्ट कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्री है पूरी इंडस्ट्री के लिए। जैसे मैंने आउटसोर्सिंग की बात की, तो अगेन लेफ्ट साइड पर क्या है कि ये टॉप 10 कंपनीज हैं जो आउटसोर्सिंग वाले बिजनेस में है, मतलब बाहर की कंपनियां इनसे या तो अपना सामान बनवाती हैं सेमीकंडक्टर रिलेटेड या फिर टेस्टिंग के लिए इनको हायर करती हैं। तो आप टॉप 10 में देखोगे कि 6 कंपनीज ताइवान की हैं ग्लोबली टॉप 10 में से। और राइट साइड में आईसी डिजाइन कंपनीज हैं, खुद बनाती हैं। यहाँ पे टॉप 10 में से 3 कंपनियां ताइवान की इनहेरेंट हैं, और जो इनके अलावा बाकी मेंशन है क्वालकॉम, एनवीडिया, इन सब की यूनिट्स ताइवान में है। इनको हम ताइवानीज ना भी माने तो 10 में से 3 नेटिव ताइवानीज कंपनीज हैं जो वर्ल्ड के टॉप 10 आईसी डिजाइन कंपनीज बाय रेवेन्यू की लिस्ट में फिगर करती हैं। अगेन सिंस हम फाइनेंशियल्स इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पे एक निगाह रखना बहुत जरूरी है। ताइवान का ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रॉफिट गेन जो 2021 के सेकंड क्वार्टर में हुआ है वो करीब 92.5% के आसपास का है। इसमें नॉन इलेक्ट्रॉनिक और फाइनेंशियल्स वो सबसे ज्यादा है। डेटा उतना रेलेवेंट नहीं है फॉर द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट, बट आई थिंक फॉर एनालाइजिंग द एनएफओ आप इस बारे में भी देख सकते हो, आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा इससे। हम बात करेंगे कि निप्पॉन इंडिया का प्लान क्या है इस फंड को लेकर और वो कैसे डिसीजन लेंगे अपने फंड के बारे में।
सो पहली चीज क्या है कि लॉन्ग टर्म होराइजन लिया जाएगा। अगर आपको साल 2 साल में रिटर्न चाहिए तो दिस फंड इज नॉट फॉर दोज पीपल। दिस इज फॉर दोज पीपल जिनको लगता है कि 10 20 30 साल में आप एसआईपी के रास्ते से या फिर लमसम के रास्ते से आप जाना चाहते हैं। और इन्होंने ये भी क्लियर कट अपने ब्रोशर में दिया है निप्पॉन इंडिया ने कि केवल ये 40 होल्डिंग तक लिमिट करेंगे, मतलब पोर्टफोलियो में 40 अपर लिमिट है नंबर ऑफ स्टॉक्स की, 40 से कम रखेंगे। और इनका डाउनसाइड कंट्रोल है जो आप आराम से समझ सकते हो। लास्ट पॉइंट उन्होंने ESG मेंशन किया हुआ है, ये होता है एनवायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस। इसका मतलब क्या होता है कि आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो एथिकली सही हैं। फॉर एग्जांपल सिगरेट की कंपनी है तो वो ESG के अंडर में नहीं आएगी। ESG इन्वेस्टिंग काफी ट्रेंड में है कि आप एथिकली साउंड कंपनीज में, मॉरली साउंड कंपनीज में इन्वेस्ट करो। ताइवान एज ए कंट्री मॉरली बहुत साउंड है। तो जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि बैलेंस शीट में जो दिखता है वो होता नहीं है, कुकअप बहुत होते हैं, कुकिंग बहुत चलती है डेटा की ऑलमोस्ट हर कंट्री में। उस मामले में ह्यूमन नेचर की अगर आप बात करें तो ताइवान इज अ प्रीटी सेफ ऑप्शन बिकॉज ऑनेस्टी इंटेग्रिटी वहां पर बाकी कंट्रीज जहां जहां मैं गया हूं वहां से ज्यादा है। सो ESG इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ इन दिस केस। फंड्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, ये मल्टी कैप फंड होगा। मल्टी कैप का मतलब क्या है, इसमें स्मॉल कैप भी होंगे, मिड कैप भी होंगे, लार्ज कैप भी होंगे। वो फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी रखेगी अपने पास डिपेंडिंग ऑन देयर थॉट प्रोसेस। वो स्टॉक्स को शफल करेंगे पोर्टफोलियो में। इसमें ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स दोनों होंगे। और इन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया है कि ये हमेशा किसी एक स्टॉक में 10% से ज्यादा नहीं लगाएंगे। निप्पॉन इंडिया फंड हाउस हमारे यहाँ का फंड हाउस है, ये ताइवान में इन्वेस्ट करेगा तो वहां पर इनको किसी की मदद चाहिए होगी। उस मदद के लिए इन्होंने जो एसेट मैनेजर रखा है वो कैथे साइट है। कैथे साइट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस साइट को रिफर कर सकते हैं कि किन किन सेक्टर्स में ये हैं। इंश्योरेंस में है, कस्टमाइज्ड व्हीकल्स में है, डाइवर्सिफाइड फंड बेस है इनका। तो यहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इट्स लाइक कि जो फंड यहाँ पे NFO ला रहा है ये बेसिकली डिपेंड करेगा डिसीजन मेकिंग पर, कंसल्टेंसी पर जो कैथे प्रोवाइड कराएगा इनको। सो कैथे बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फंड। सो कैथे के बारे में अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप इस स्लाइड से, इस डेटा से कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। Again, we are moving towards the last part of the video. So investment एक SWOT analysis बहुत जरूरी होती है। तो जैसे मैंने पूरे वीडियो में थ्रू मेंशन किया है कि ताइवान एक ग्लोबल प्ले है ऑन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ये NFO एक व्हीकल हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है ताइवान में इन्वेस्ट करने का, जो इंडिया में रह के आप यूटिलाइज कर सकते हो। अभी और कोई डायरेक्ट माध्यम नहीं है। ऐसे फंड्स हैं इंडिया में जिसमें TSMC का एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। ऐसे फंड्स हैं नो डाउट, बट अगर आपको ओवरऑल पूरी कंट्री का कोई फंड चाहिए तो अभी तक इंडिया में नहीं है। दिस इज द फर्स्ट वन। या आपके पास कोई और रूट हो तो वेल एंड गुड, आप कंट्री इकोनॉमी पर ट्रस्ट करते हो तो आप उस रास्ते से भी जा सकते हो। बट अगर आपको इंडिया में रहते हुए मेरे ओपिनियन में सबसे आसान रास्ता लेना है, सो दिस इज अ ग्रेट ग्लोबल प्ले। एंड सिंस मैं वहां पर रह चुका हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस, एक तो आप एथिकल मोरल भी बोल सकते हो, एक आप गट भी बोल सकते हो कि जो आपका एक इंटरनली भरोसा आता है किसी चीज पर, वो मेरे लिए है। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बायस भी लगे कि मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ इस फंड को लेकर। एंड वो अपॉर्चुनिटी आपको कंसिडर करनी है अगर आप इस NFO को पढ़ रहे हैं तो। उसके अलावा सेमीकंडक्टर्स की कंपनी इंडिया में नहीं है। जैसे मैंने वीडियो में मेंशन किया, अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह को लेके, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके बड़े बुलिश हो, इंडिया में फाउंड्री ही नहीं है। तो जिस सेक्टर को लेके आप बुलिश हो उस सेक्टर में थोड़ा सा आप हिस्सा लेना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ताइवान इज अ ह्यूज ऑप्शन फॉर टैपिंग इनटू द इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर एज अ होल। रिस्क क्या क्या है? जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट, चाइना से जो है वो थोड़ा सा रिस्की प्रपोजिशन हो सकता है। मेरे ओपिनियन में उतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा बिकॉज US की जो पूरी इंडस्ट्री है, एप्पल हो गया सबसे बड़ा जो वहाँ का स्टॉक एक है जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करती है, उसका जो भी चिप डेवलपमेंट है, फाउंड्रीज है, ICs लग रही हैं, वो ताइवान पे डिपेंड करती है। एप्पल बहुत मेजर चंक अपना आउटसोर्स करता है ताइवान से। सो US की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी डिपेंड करती है ताइवान पर टू अ ग्रेट डील।
सो चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा जिससे यूएस इंफ्यूरिएट हो। सो आप होपफुली ये समझ रहे हो कि मैं क्या इक्वेशन समझाना चाह रहा हूँ। इसलिए कि अगर आप अपने गली के सबसे बड़े गुंडे से दोस्ती करके रखते हो, आप बड़े शरीफ हो, बट आपके सबसे बड़े गुंडे से दोस्ती है, तो छोटा गुंडा आपको परेशान नहीं करेगा। अगेन पॉलिटिकल टर्म्स मत लीजिएगा, दिस saying should stay within the circles of this unmet community on a lighter note। दूसरा रिस्क क्या है कि फ्यूचर में अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फॉर एनी डेवलपमेंट, चाइना से लेकर ताइवान में कोई भी रिस्क आता है, इंडस्ट्री अगर मूव करती है ताइवान से बाहर, या टीएसएमसी कल को कहीं और फाउंड्री डालती है, ताइवान से माइग्रेट करती है, विच कैन बी अ फैक्टर। सो लीगल टर्म्स में कंपनीज ये मेंशन करती हैं एज रिस्क, बट मेरे ओपिनियन में 20-30 साल तक आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। अगर ये इंडेक्स फंड होता तो मेरा कन्विक्शन थोड़ा और ज्यादा होता, बट बिकॉज ये एक्टिव फंड है, ये इंडिविजुअली स्टॉक्स पिक करेंगे, सो आई वेट एंड आई सी कि कैसा परफॉर्म करता है कमिंग 1 और 2 साल में। क्या ये एमएससीआई के ताइवान इंडेक्स के बराबर परफॉर्म कर पाता है? अगर हाँ, तो दिस कैन बी अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर नहीं कर पाता है तो आई वेट कि कोई और इंडिया का फंड हाउस ऐसे कुछ स्कीम्स लाए। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जहां मैं बताऊंगा कि मैं इन्वेस्ट करूंगा या नहीं। सिंपल एंड क्रिस्प आंसर इज हाँ, मैं करूंगा। आई विल नॉट पुट अ लार्ज चंक इनटू इट, एंड ये जो मेरा ग्लोबल इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो है उसमें कुछ पार्ट ये लेगा। मैंने कुछ पहले के वीडियोस में आपको समझाया है, आई रिपीट द सेम पॉइंट। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 10 रुपए आप रख दीजिए ग्लोबल इन्वेस्टिंग के लिए, जिसमें आप वर्ल्ड की इकोनॉमीज एक्सप्लोर करेंगे। तो 100 में से जो ये 10 रुपए बच गए, उसमें से मान लीजिए 5 रुपए मैंने यूएस में लगा रखे हैं, यूएस की इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं, नैस्डैक एसएनपी को, थ्रू एनी मीन्स, एटीएफ हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है। जो 5 रुपए बच गए हैं उनमें से 2-3 रुपए, मतलब टोटल 100 में से 2-3% आप ताइवान में भी लगा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल। मैं अभी एनएफओ के ड्यूरिंग इस 100 में से 1 रुपए इसमें एनएफओ के ड्यूरिंग लगाऊंगा। आई विल वेट फॉर एन ईयर एंड 2। मैं देखूंगा कि फंड मैनेजर, फंड हाउस कैसे हैंडल कर रहा है इस फंड को, क्या परफॉर्मेंस आ रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं ताइवान में एज ए कंट्री, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट अगर मेरा कन्विक्शन बढ़ता है तो मैं पोजीशंस इंक्रीज करूंगा इस फंड में। सो आई विल इन्वेस्ट, यस, एंड प्लस थोड़ी अमाउंट, बहुत छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, एंड आई विल कीप अ ट्रैक ऑन द कंट्री। एंड आई होप बियॉन्ड द एनएफओ भी आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और इस वीडियो को 15-20 मिनट देने के बाद आप कहीं ना कहीं एक बेहतर डिसीजन मेकर बन सके हो एज एन इन्वेस्टर। So I request you to stay tuned, do like and subscribe, support the channel, forgive me for the lesser frequency of the videos because मेरे पास और भी काम बढ़ चुके हैं, उस कारण से अपलोड्स अभी स्लो डाउन हो गए हैं, बट आई एम स्टडीइंग, आई एम रीडिंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर ऑल ऑफ यू, जितना भी मुझे आता है वो मैं यहाँ पर शेयर करूंगा, एंड आई एम होपिंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी इन नियर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।